अगेन मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है हम 14 जनवरी के सभी करंट अफेयर को आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा पूरे सेशन को, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड सभी करंट अफेयर आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। काफी सारा एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए स्टडी मटेरियल वहां पर आपको अवेलेबल होता है। काफी सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करें। 14 जनवरी के करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के लिए देखिए, हाल ही में चर्चा में रही ईरा जाधव का संबंध किस खेल से है। यहां पर ईरा जाधव की बात की गई है जो कि अंडर 19 क्रिकेट खेलती है और यह संबंधित है क्रिकेट से। आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए अंडर 19 क्रिकेट के बारे में जानते होंगे, अलग अलग कैटेगरी है वैसे। अंडर 17 भी होता है, अंडर 19 भी होता है, अंडर 21 भी होता है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है, सारे खेलों में होती है, यहां पर क्रिकेट में भी है। देखिए अंडर 17 का मतलब 17 ईयर से कम या उससे जो छोटे हैं एज में वो पार्टिसिपेट करते हैं। अंडर 19 में 19 साल से कम आयु के खिलाड़ी, अंडर 21 में 21 साल से कम आयु के खिलाड़ी। तो इस तरीके से ये अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21 इस कैटेगरी में हर खेल को नॉर्मली बांटा जाता है ना। यहां पर हमारी बात हो रही है ईरा जाधव की, तो क्रिकेटर है और ये क्रिकेटर है अंडर 19 की। अब इनके नाम एक रिकॉर्ड आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने अंडर 19 क्रिकेट में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का इंडियन क्रिकेटर का रिकॉर्ड बनाया। मतलब अंडर 19 क्रिकेट में सबसे ज्यादा वनडे में रन इन्होंने बनाए हैं। किसने? ईरा जाधव ने। इन्होंने 346 रन मारे एक वनडे में अंडर 19 में। तो मुंबई की रहने वाली है, 14 साल की है केवल ईरा जाधव, जिन्होंने मेघालय के खिलाफ हाल ही में अंडर 19 विमेंस वनडे ट्रॉफी में 346 रन बनाए हैं। और यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि ईरा जाधव किसकी तरफ से क्रिकेट खेल रही है, तो ये खेल रही है मुंबई की तरफ से। और इन्होंने रन किस टीम के खिलाफ मारे हैं, तो ये मेघालय की टीम के खिलाफ इन्होंने रन बनाए हैं। अभी तक जो पुरुष क्रिकेटर है ना अंडर 19 के, उनके नाम भी ये रिकॉर्ड नहीं है। मतलब चाहे हम पुरुष क्रिकेटर ले लें, महिला क्रिकेटर ले लें, अंडर 19 में वनडे में सबसे ज्यादा रन किसके हो गए हैं? ईरा जाधव के हो गए हैं। अंडर 19 विमेंस वनडे ट्रॉफी में मुंबई के लिए बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। और यहां पर इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा स्मृति मंधाना का। स्मृति मंधाना बहुत ही फेमस इंडियन क्रिकेटर, काफी सेशंस में हमने इनकी बात की है। वैसे 2 रिकॉर्ड हमने स्मृति मंधाना के कुछ दिनों में पढ़े हैं। पहली चीज, वनडे में या इंडियन क्रिकेट में वनडे की तरफ से वनडे में सबसे तेज 4000 रन पूरे किए हैं किसने? स्मृति मंधाना ने। पहली चीज हमने ये पढ़ी थी। और इसके अलावा एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 4 शतक बनाने का रिकॉर्ड भी स्मृति मंधाना के नाम पर है, जिन्होंने 2024 में एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक बनाए हैं, है ना। सबसे ज्यादा ये रिकॉर्ड स्मृति मंधाना के नाम है। इनके नाम जो अंडर 19 का रिकॉर्ड था 224 रन बनाने का 2013 में, वो रिकॉर्ड तोड़ा है ईरा जाधव ने, जिन्होंने एक वनडे में 346 रन बनाए मुंबई की टीम की ओर से। और किसके खिलाफ? मेघालय की टीम के खिलाफ। डन। भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहां किया जा रहा है? देखिए अभी तक पुरुषों की हॉकी लीग का आयोजन किया जाता था इंडिया में, ताकि जो पुरुष हॉकी है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो हॉकी इंडिया समय समय पर इसका आयोजन करवाता रहा है। लेकिन अब महिला हॉकी को प्रमोट करने के लिए, महिलाओं को हॉकी में प्रमोट करने के लिए अब शुरू किया गया महिला हॉकी इंडिया लीग। जैसे आईपीएल होता है ना, वैसे ये महिला हॉकी इंडिया लीग है। इंडिया की जो अलग अलग स्टेट की टीमें हैं ना, क्लब की टीमें, वो यहां पर पार्टिसिपेट करती है। महिला हॉकी इंडिया लीग का ये पहला ही संस्करण है और इसका आयोजन किया जा रहा है झारखंड में। आंसर डी। झारखंड के रांची में इसकी शुरुआत की गई। कुछ मैचेस इसके ओडिशा में भी आयोजित किए जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो मैचेस हैं हॉकी के वो आयोजित किए जाएंगे झारखंड में। तो पहला महिला हॉकी इंडिया लीग
कहां पर आयोजित किया जा रहा है? क्वेश्चन हमारा ये है, भारत के झारखंड राज्य में। हाल ही में इसकी शुरुआत हुई झारखंड के रांची में। यहां पर पहले विमेन्स हॉकी इंडिया लीग में 4 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, केवल 4 ही टीम है। कराची रॉर बंगाल टाइगर्स, दिल्ली एसजी पाइपर्स, सुरमा हॉकी क्लब और ओडिशा वॉरियर, 4 टीमें। आयोजन कौन करवा रहा है? आयोजन करवा रहा है हॉकी इंडिया, जिसकी स्थापना इंडिया में की गई थी 2009 में। वैसे इंडिया में पहले जो इंडियन हॉकी फेडरेशन है वो काम करता था, 1925 में उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 2008 में जो ओलंपिक संघ है, इंटरनेशनल ओलंपिक संघ, उसने जो इंडियन हॉकी फेडरेशन है उसकी मान्यता को रद्द कर दिया था। उसके बाद 2009 में स्थापित किया गया हॉकी इंडिया को। अब भारत में हॉकी खेलों को गवर्न करने वाली बॉडी हो गई हॉकी इंडिया। यह आयोजन करवा रहा है किसका? विमेन्स हॉकी इंडिया लीग का, और मेंस हॉकी इंडिया लीग का आयोजन भी यही करवाता है। अब यहां पर मेंस हॉकी इंडिया लीग की बात करें तो इसकी शुरुआत 2013 में हो चुकी थी, और 5वां संस्करण इसका 2017 में खेला गया था, जहां पर कलिंगा लॉन्चर्स ने यह खिताब जीता था दबंग मुंबई को हराकर, है ना। कलिंगा की टीम ने खिताब जीता था, लेकिन उसके बाद कोविड और काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसके कारण आयोजन नहीं हो पा रहा था। अब हॉकी इंडिया लीग 2024-25 जो कि पुरुषों की है, उसका आयोजन अभी वर्तमान में किया जा रहा है। फरवरी में एंड होगा, और जो भी रिजल्ट रहेगा तब हम उसकी बात करेंगे, है ना। तो अभी के लिए हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो विमेन्स हॉकी इंडिया लीग से है। आयोजन पहली बार किया जा रहा है कहां पर? झारखंड के रांची में। ओके, आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे बता दूं आप सभी को। आप सभी के लिए देखिए करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज बायलैंग्वेज अवेलेबल है, जहां पर आपको देखिए मंथली करंट अफेयर का क्विज मिल जाएगा, ईयरली करंट अफेयर का क्विज मिल जाएगा, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर का क्विज भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट और आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग, आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी यहां पर मिलती है करंट अफेयर की इस टेस्ट सीरीज की। मंथली करंट अफेयर आपको हर मंथ मिलेंगे अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं, अवेल करते हैं। ईयरली करंट अफेयर आपको हर साल मिलेगा, क्विज और टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जैसे अवार्ड्स आ गए, नियुक्तियां हो गई, है ना, कोई भी इवेंट हुआ, निधन हो गए, तो उनकी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्विज आएगी उसकी भी पीडीएफ आपको, जो क्विज है वो यहां पर आपको मिलेगी, लाइफ टाइम एक्सेस है आपके लिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। कोई भी हर्डल आता है, नीचे हेल्पलाइन नंबर है आपके लिए, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका वहां पर हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी अवेल करने में, और कोई भी आपका अदर डाउट है तो वो भी यहां पर सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ें। 13 जनवरी को पीएम ने जम्मू कश्मीर राज्य में जेड मोड सुरंग का इनॉग्रेशन किया है। सुरंग की लंबाई कितनी है? अच्छा, पहला फैक्ट आपको क्या नोट करना है कि जेड मोड सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है। अच्छा, सुरंग देखिए आप सभी ने क्या काम आती है। सुरंग नॉर्मली क्या होता है, जो घाट सेक्शन होते हैं, बहुत सारे राज्यों में है घाट सेक्शन, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतमाला का क्षेत्र अगर हम देखें, घाट सेक्शन देखने को मिलेगा। राजस्थान में काफी जगह देखने को मिलेगा, और उत्तर भारत में अगर हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर देखें तो हिमालय पर्वतमाला में घाट सेक्शन देखने को मिलता है। अब क्या होता है, जब घाटों पर गाड़ी अगर जाती है तो नॉर्मली टाइम बहुत वेस्ट होता है। ट्रैफिक लग गया, अगर एक भी वाहन को कुछ प्रॉब्लम हो गया, पलट गया, तो ट्रैफिक बहुत लगता है। अब मान लो कि 2 किलोमीटर का कोई घाट सेक्शन है, उसमें पार करने में 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं। अब एक इसका तरीका है कि भाई जो घाट सेक्शन है पहाड़ों के बीच में, उसमें टनल निकाल दी जाए, पहाड़ों पर सुरंग निकाल दी जाए, और वहां से वो 2 किलोमीटर की दूरी, जिसमें पहले 2-4 घंटे लगते थे, अब वो मात्र 10 मिनट में पार हो जाएगी। घाट सेक्शन से बचे। और उत्तर भारत में जब हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो इसका सबसे, ये तो एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ही, उसके साथ ही साथ जो हमारी सेना है ना, आर्मी है ना, उसको बोल सकते हैं क्विक एक्शन ले सकती है हमारे बॉर्डर पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है। अगर कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आ जाता है, चीन हमला कर दे, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लद्दाख क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, तो भाई हमारी सेना को बहुत ही फास्ट, है ना, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा,
सीमा तक पहुंचना पड़ेगा, जो हथियार हैं, जो सुरक्षा उपकरण है, रसद है, वो पहुंचानी पड़ेगी। तो उसमें भी ये टनल जो है नेशनल सिक्योरिटी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर ये बॉर्डर के आसपास है तो, है ना। तो अभी जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग का इनॉग्रेशन किया भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को। यह सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है, 6.5 किलोमीटर। नाम क्या है? जेड मोड सुरंग, क्योंकि अगर आप इसकी आकृति देखेंगे ना नेट पर जाके, तो आपको जेड के आकार की ये देखने को मिलेगी, तो नाम पड़ गया जेड मोड टनल। 6.5 किलोमीटर की ये टनल किस राज्य में या यूनियन टेरिटरी में स्थित है? तो ये देखने को मिलेगी हमको जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत के पीएम ने इसका इनॉग्रेशन किया। जम्मू कश्मीर में ये 2 लेन की टनल है, नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे। अब लद्दाख में जो सेना को है ना क्विक एक्शन लेने के लिए भी ये टनल काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेशनल हाईवे 1 पर श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे है। टोटल जो लागत आई है टनल को बनाने में वो आई है 2378 करोड़ रुपए, पूरी टनल को बनाने की लागत है। बनाया किसने? पहले तो इसका निर्माण देखिए बीआरओ के पास था, जो बॉर्डर रोड संगठन है ना, जो बाउंड्री पे हमारे रोड का निर्माण करता है नॉर्मली, बीआरओ। इसके पास पहले बनाने का बोल सकते हैं कि ठेका था, लेकिन बाद में इस टनल को निर्माण किया है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। इसने फाइनली इस टनल को बनाया है। पहले बीआरओ बनाने वाला था, लेकिन बाद में इस संस्था के द्वारा टनल को बनाया गया। जेड मोड टनल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यहां पर इंडिया की अदर टनल के बारे में बता देता हूं, जो कि नॉर्मली हमें उत्तर भारत में ही देखने को मिलती है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे एक तो चेनानी नाशरी टनल काफी इंपॉर्टेंट है, कहां देखने को मिलती है? ये भी जम्मू कश्मीर में, नेशनल हाईवे 44 पर यह स्थित है, 9.2 किलोमीटर लंबी। और इसके बाद एक अटल टनल देखने को मिलती है, और यह हमें देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश राज्य में, जिसकी टोटल लंबाई 9.02 किलोमीटर है ना। तो ये 2 और टनल को हम याद रखेंगे, एक जम्मू कश्मीर चेनानी नाशरी, और अटल टनल देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश राज्य में। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इंडिया में नेशनल यूथ डे की शुरुआत कब की गई थी? पहली चीज कि नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कब? 12 जनवरी को। किसका जन्म दिवस है, किसकी जयंती है? स्वामी विवेकानंद, है ना। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। 1893 में जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य, जो कि आज भी पूरा वर्ल्ड बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखता है, और जहां पर बोल सकते हैं स्वामी विवेकानंद को पूरे विश्व पटल पर जिसे स्थापित करने में जिस वर्ड ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना। तो स्वामी विवेकानंद, ये तो एक बहुत ही छोटी सी उपलब्धि है, लेकिन अगर हम कभी जीवन परिचय पढ़ते हैं ना विवेकानंद का, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भारतीय क्या होते हैं, या फिर जो भारतीय के अंदर जो मानवता का गुण है वो कैसा है, वो पता चलता है अगर हम स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय पढ़े तो। विश्व के प्रति इंडियंस का दृष्टिकोण कैसा है, ये स्वामी विवेकानंद के जो जीवन परिचय है ना, वहां से बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ सकता है, और इवन पूरे वर्ल्ड को समझ में आ सकता है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है 12 जनवरी को, जहां पर इंडिया में नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस दिन की शुरुआत इंडियन गवर्नमेंट ने की थी 1984 में, 1984 में, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। उद्देश्य क्या है? भारत में जितना भी युवा है, जो यूथ है इंडिया का, उनको लीडरशिप, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी उनकी समाज के प्रति है, इनके प्रति अवेयर करना। जो यूथ है उनको देश के विकास में आगे लाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, नेशनल यूथ डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। 1984 में शुरुआत की गई थी नेशनल यूथ डे को मनाए जाने की। 2 साल की यहां पर मैं आपको थीम बताऊंगा, क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे पहले 2024 की थीम, लास्ट ईयर
2024 में अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड 2024 में नेशनल यूथ डे की थीम थी। 2025 में थीम की बात करें तो यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विथ रेसिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 2025 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म हुआ था 1863 में 12 जनवरी को बंगाल में, और 1893 में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म परिषद में या सम्मेलन में भाग लिया था। 13 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत की गई है। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में यूनेस्को ने कुंभ मेले को कब शामिल किया था? अच्छा, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ क्यों आयोजित किया जाता है? मेरा एक बहुत ही कैजुअल सा क्वेश्चन है जो कि हर इंडियंस को मुझे लगता है पता होना चाहिए। अगर हम पुराणों की मान्यताओं के अनुसार देखते हैं ना, तो यह पता चलता है हमको, जैसे हम विष्णु पुराण पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था समुद्र मंथन में, जब देवता लेकर उससे भाग रहे थे राक्षसों से बचकर, तो उस समुद्र मंथन के बाद अमृत को जब देवता लेकर भाग रहे थे तो उनकी बूंदे, अमृत की बूंदे भारत में जहां जहां पर गिरी वहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके से इंडिया के 4 प्लेस ऐसे हैं जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम मिलाइए। तो उत्तर में, सबसे उत्तर में कुंभ मेले का आयोजन कहां होता है? हरिद्वार। नदियां भी पूछी जाती, गंगा नदी के तट पर। दक्षिण में चलते हैं तो प्रयागराज, जहां पर अभी शुरू हुआ है कुंभ का मेला। त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। और दक्षिण में आते हैं तो उज्जैन में देखने को मिलता है, शिप्रा नदी के तट पर। और सबसे दक्षिण का कुंभ आयोजित किया जाता है नासिक, गोदावरी नदी के तट पर। 12 साल में एक बार एक जगह पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। अर्ध कुंभ भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे नासिक में, प्रयागराज में, लेकिन पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। अब यहां पर कुंभ मेले की शुरुआत हुई है 13 जनवरी को प्रयागराज में। अगला कुंभ लगेगा 2028 में उज्जैन में, है ना, शिप्रा नदी के तट पर। अब यूनेस्को ने 2017 में कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। कुंभ मेले को कब? 2017 में। बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यूनेस्को ने 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को भारत के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, जिसे कहा जाता है द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, के रूप में मान्यता दी थी। कुंभ मेले को यूनेस्को के द्वारा पवित्र घड़े का त्योहार भी कहा जाता है। कुंभ मेले की यहां पर बात की जा रही है। अच्छा, इंडिया में कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है गंगा सागर मेला, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है। कुंभ के बाद यह सबसे लोकप्रिय त्योहार के रूप में देखा जाता है हिंदू धर्म में। अगला क्वेश्चन, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बुक का नाम रिपीट करता हूं, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है अमिताभ कांत को। अब अगर आपने थोड़ा भी करंट अफेयर पढ़ा होता तो अमिताभ कांत के बारे में आपको पता होता। कौन है ये? पहली चीज तो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ के रूप में काम कर चुके हैं, है ना, पूर्व सीईओ हैं नीति आयोग के। इसके अलावा ये केडर के एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, अमिताभ कांत। और जो G20 सम्मेलन आयोजित किया गया था ना इंडिया में 2023 में G20, उसमें शेरपा थे। 2023 में G20 के शेरपा, ये कौन थे? शेरपा G20 के, तो ये थे अमिताभ कांत। शेरपा कौन होते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये मैंने आपको अभी बताया। तो अमिताभ कांत ने इस बुक को लिखा है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी।
G20 को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से इनकी क्या बातचीत हुई 9 सितंबर 2023 को। G20 के सभी सदस्य देशों को अलग अलग मुद्दों पर एक मत लाना, एक टेबल पर लेकर आना कितना चैलेंजिंग था, इन सभी के बारे में अपनी इस बुक में अमिताभ कांत ने उल्लेखित किया। हमें क्या क्या हर्डल्स आए, किस मोटिवेशन के साथ हमने G20 को सक्सेस किया, इन सभी के बारे में अमिताभ कांत की इस बुक में पर्टिकुलर देखने को मिल जाता है। तो G20 के इर्द गिर्द इस बुक को लिखा गया है। अमिताभ कांत की बुक है, जो कि नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ और केरल कैडर के 1980 बैच के एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि G20 में शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत थे। G20 में शेरपा को देख लेते हैं कि ये क्या होता है। एक व्यक्ति होता है जिसको G20 की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है उस देश के गवर्नमेंट के द्वारा जिस देश में उसका आयोजन होना है। इंडिया में जब आयोजित हुआ 2023 में, तो पीएम और भारत के प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो शेरपा बनाए गए वो कौन, अमिताभ कांत, है ना। जो G20 की तैयारी है उनको देखना, क्या क्या चर्चाएं की जाने वाली है उन सभी को देखना, G20 समिति की जो पॉलिसी है, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या एजेंडा है, उन पर काम करता है एक शेरपा। तो जब इंडिया में G20 का आयोजन किया गया 2023 में, तो शेरपा बनाए गए अमिताभ कांत। अच्छा, जो अभी लॉन्च की गई उस बुक के बारे में मैंने आपको बताया। अदर बुक देखें अमिताभ कांत की, तो ब्रांडिंग इंडिया एन इनक्रेडिबल स्टोरी, पहली द पाथ अहेड ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज फॉर इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 और सेंचुरीज फॉर ग्रोथ एंड गवर्नेंस, ये सारी बुक किसकी है, अमिताभ कांत की। और अभी जो लॉन्च की गई हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, अमिताभ कांत की बुक है। अब कुछ एक और बुक यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक रोलो रोमिंग की एक बुक है जिसका नाम है आई एम ऑन द हिट लिस्ट। दक्षिण भारत में गौरी लंकेश, आपने नाम सुना होगा, उनकी जो हत्या हुई थी, एक पत्रकार थे, है ना, गौरी लंकेश, तो उनकी हत्या पर एक बुक लिखी गई है आई एम ऑन द हिट लिस्ट, गौरी लंकेश की हत्या पर इस बुक को लिखा गया है। उनकी हत्या के बाद डेमोक्रेसी पर क्या प्रभाव पड़ा है इंडिया की, है ना, उसको समझाने का प्रयास किया गया है। रोलो रोमिंग की लिखित बुक है आई एम ऑन द हिट लिस्ट। इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा, एनर्जी सेक्टर में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, एनर्जी सेक्टर में क्या क्या हर्डल्स हैं, भविष्य की क्या क्या चुनौतियां हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर लगातार कैसे काम किया जा सकता है। ऑल ओवर ऊर्जा क्षेत्र की बातचीत के लिए अलग अलग डेलीगेशन, जो कंपनीज है, जो रिसर्चर्स है, उनके लिए एक वीक आयोजित किया गया, इंडिया एनर्जी वीक 2025। एक बैठक बोलने, सम्मेलन बोलने, इसका आयोजन किया गया है हाल ही में नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली। इंडिया एनर्जी वीक 2025 11 से लेकर आयोजन किया जाएगा, है ना, 11 से लेकर 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाने वाला है। कहां पर, नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनके संरक्षण में आयोजित किया जाएगा नेक्स्ट मंथ नई दिल्ली में। आयोजन कौन करवा रहा है, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ऑफ और डीएमजी इवेंट संयुक्त रूप से इंडियन एनर्जी वीक का आयोजन करवाएंगे। फरवरी 2025 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बार जो फर्स्ट इंडिया एनर्जी वीक था वो 2023 में आयोजित किया गया था बेंगलुरु में, पहली बार बेंगलुरु में, और अब आयोजन किया जा रहा है कहां पर, नई दिल्ली में, फरवरी 2025 में। आंसर ले लिया हमने, नई दिल्ली। ठीक है, आगे आएंगे। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं कि इंडिया एनर्जी वीक का उद्देश्य क्या है। इस प्रोग्राम में भारत और दुनिया भर के जितने भी एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, जो पॉलिसी मेकर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, लीडर्स जो हैं, डेलीगेशन ग्रुप जो हैं, वो सभी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे और एनर्जी से संबंधित मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। सॉल्यूशन, अगर कोई चुनौती है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक कितने % बढ़ी है,
तो हाल ही में जो भारत की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पर एक रिपोर्ट जारी की। इसने बताया है कि दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024, मतलब जो एक साल का टाइम पीरियड है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया में 15.84% की वृद्धि हुई है। कितनी? 15.84%। अदर काफी डेटा को इन्होंने एनालिसिस किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको एग्जाम में आ सकता है ना, वो यही पूछा जा सकता है। एक साल में दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक रिन्यूएबल एनर्जी कितना परसेंट बढ़ी है? ग्रोथ 15.84%। रिपोर्ट किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, भारत सरकार। अपनी रिपोर्ट में इस मिनिस्ट्री ने बताया रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कि हमारी जो कैपेसिटी है ना, वो दिसंबर 2024 में 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है। कितनी? 209.44 गीगावाट, ऑलमोस्ट 209 गीगावाट तक हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। और दिसंबर 2024 में 2023 में ये जो कैपेसिटी थी, ये 180.80, ऑलमोस्ट 181 गीगावाट तक ये एनर्जी हमारे पास थी दिसंबर 2023 में। और अब बढ़ी है, ये परसेंटेज में अगर हम ग्रोथ देखें तो 15.84% है। और इसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया है वो सोलर एनर्जी ने किया है। 2024 में 24.54 गीगावाट योगदान दिया है सोलर एनर्जी ने टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में, है ना। सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सोलर एनर्जी का। और कुल क्षमता जो अब हमारी सोलर एनर्जी की है वो 97.86 गीगावाट की है। दिसंबर 2024 का ये डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का। भारत मौसम विज्ञान विभाग का 2025 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 2025 में अभी 150वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। 150वां स्थापना दिवस है। अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 15 जनवरी 1875, 15 जनवरी 1875 को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अगर इस पर्टिकुलर संस्था की बात करें ना, तो यह भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसके अंतर्गत काम करने वाला एक संगठन है। इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। काम क्या है इसका? इसका काम है भारत में वेदर, क्लाइमेट, मौसम की भविष्यवाणी, जो भूकंप आते हैं, है ना, जो कि भूकंपी गतिविधियां होती है, कहीं पर भी भूकंप के झटके आ गए, भूकंप आ गया, उन गतिविधियों पर काम करना, डिटेक्ट करना, उसका अध्ययन करना, ये सारा काम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत यह संस्था काम करती है। 15 जनवरी 1875 में अंग्रेजों के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। और अभी इसके स्थापना दिवस के मौके पर 3 दिन का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 150वां जो स्थापना दिवस है, इसके उपलक्ष्य में 3 दिन का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी आज 14 जनवरी को यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे और मिशन मौसम की शुरुआत करेंगे। और इसके अलावा इस डिपार्टमेंट का विजन 2047 जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी यहां पर शुरू करेंगे, विमोचन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से है। स्थापना पहली चीज 15 जनवरी 1875। अभी 2025 में कौन सा स्थापना दिवस? 150वां स्थापना दिवस। और काम क्या है तो ये आपको पता चल गया। मौसम संबंधी भविष्यवाणी करना, क्लाइमेट, वेदर, इन पर ध्यान देना, गतिविधियों को डिटेक्ट करना, इन पर रिसर्च करना और मौसम का पूर्वानुमान लगाकर देश भर में मौसम की स्थिति की निगरानी करना, यह इस संस्था का मुख्य कार्य है। 15 जनवरी 1875 स्थापना और हेडक्वार्टर नई दिल्ली का मौसम भवन हेडक्वार्टर है। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चांद से पृथ्वी की चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन को लॉन्च करेगी? तो देखिए, नासा यह संस्था है। कहां की स्पेस एजेंसी है? अगर नासा की बात की जाए तो
अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी। अभी अगर हम वर्ल्ड की सभी स्पेस एजेंसियों की बात करते हैं तो सबसे आगे हमको देखने को मिलती है नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा है। इसने क्या किया है, जो अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड है इसके अध्ययन के लिए ये एक मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम है लेक्सी मिशन। लेक्सी मिशन को भेजा जाएगा चंद्रमा पर। चंद्रमा पर ये लैंड करेगा और उसके बाद ये पलटेगा, मतलब इसका मुंह मोड़ा जाएगा पृथ्वी की तरफ। अर्थ के मैग्नेटिक शील्ड का यह अध्ययन करने वाला है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक शील्ड है वो कैसे काम करता है ना। देखिए, जो अंतरिक्ष का वेदर होता है, सूर्य द्वारा संचालित जो अंतरिक्ष की स्थिति है, गतिविधियां हैं, उस पर हमारा जो मैग्नेटिक शील्ड है अर्थ का वो कैसे रिएक्ट करता है। क्यों छोटे छोटे उल्कापिंड आकर पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना में इंटर होते से ही खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनमें आग लग जाती, और जो बड़े उल्कापिंड है वो कैसे पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, है ना, टकराकर कैसे वो अपनी दिशा बदल लेते हैं। तो इन सभी जो मैग्नेटिक शील्ड है अर्थ की, उसका अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन को लॉन्च किया। किसने, कौन लॉन्च करेगा, नासा। द लूनार इन्वायरमेंट हेलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर, इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट में है लेक्सी मिशन। नासा इसको लॉन्च करने वाला है। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर, जो वहां का अंतरिक्ष स्टेशन है, जैसे हमारे यहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए जाते हैं सारे सैटेलाइट, वैसे नासा लॉन्च करता है केनेडी स्पेस सेंटर से। तो यहां से इसे लॉन्च किया जाने वाला है नासा के द्वारा। नासा का यह मिशन पृथ्वी को सोलर रेडिएशन से बचाने वाले मैग्नेटिक शील्ड की पहली वैश्विक तस्वीर को जारी करेगा, फोटो लेगा कि पृथ्वी की मैग्नेटिक शील्ड कैसी है, कैसे काम करती। तो लूनार मिशन पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए किसने लॉन्च किया, तो इसे लॉन्च किया है, कौन लॉन्च करेगा, तो इसे लॉन्च करेगा नासा। क्लियर। तो 14 जनवरी के सभी करंट अफेयर हमने यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, है ना। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 दिया गया डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो इसे डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है डीआरडीओ को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, यह मनाया जाता है हर साल 11 जनवरी को। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कहां आयोजित हुआ है, तो यह आयोजित हुआ है हाल ही में, कहां पर, नई दिल्ली। हाल ही में ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट जेवलिन थ्रोअर इन द वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया गया, तो मेल जेवलिन थ्रोअर इन द वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला नीरज चोपड़ा, भारत के जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी, तो यह बनी है, अभी हमने बात भी की थी, स्मृति मंधाना। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय, खेल यूनिवर्सिटी कहां स्थित है, राजगीर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑक्शन समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो आयोजन किया जाएगा फ्रांस में। हाल ही में किसे इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फेलोशिप प्रदान की गई, तो यह फेलोशिप प्रदान की गई है कृष्णा एल्ला को। और किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी की, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट किसने जारी किया है, इसे जारी किया है यूनाइटेड नेशन ने। डन हो जाता है, सारे क्वेश्चन यहां पर हमारे कवर हो जाते हैं, कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था, रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को किस संविधान संशोधन बिल के रूप में लोकसभा में रखा गया, तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को 129वें संविधान संशोधन बिल के रूप में लोकसभा में रखा गया था कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम किस संविधान संशोधन की खामियों को दूर करता है, तो ये 102वें संविधान संशोधन की खामियों को दूर करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था ना,
तो उसकी खामियों को दूर करने के लिए 105वां संविधान संशोधन अधिनियम काम करता है। किस शासक की समाधि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है? तो पेशवा बाजीराव की समाधि देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में खरगोन के रावेरखेड़ी में, है ना, नर्मदा नदी के किनारे। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, G20 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा इस साल? कौन सी नदी बिहार की शोक के नाम से जानी जाती है? और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इतिहास का क्वेश्चन है। तीनों ही क्वेश्चन को नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए, आंसर जरूर कीजिएगा जितने भी स्टूडेंट सेशन को देख रहे हैं। इसके अलावा क्रेजी जीकेट्री एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी, चेकआउट कीजिए। आपके लिए वहां पर काफी सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर मिल जाएंगे। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।